नमस्कार, मैं हूं बॉबी मिश्रा और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार चरण सिंह राजपूत। आज चर्चा करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव की। तस्वीरें साफ हो गई हैं। ये लड़ाई मुख्य तौर पर इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच रहेगी। क्या कुछ होगा, विपक्षी एकता कितनी कारगर साबित होगी, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। सर, अगर बात करें विपक्षी एकता की, जो शरद पवार हैं एक बार फिर से वो नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर दिख गए। इससे पहले उनकी जो पार्टी है वो उनके साथ सरकार में चली गई, उनके विधायक टूट के चले गए, अजीत पवार टूट गए। तो क्या लगता है शरद पवार जैसे नेता जो ये कह रहे थे कि मैं तो हमेशा विपक्षी एकता के साथ हूँ, और बीजेपी जो ये खेल करती है पार्टियों को तोड़ने का, वो बहुत गलत है, और उसके बाद वो मंच साझा करते हैं उसके साथ। ये शरद पवार की जहाँ तक बात है, मीडिया में कई अच्छे पत्रकार बोलते हैं साहब शरद पवार आज के विपक्ष के चाणक्य हैं और इतने दिग्गज नेता जो हैं विपक्ष के साथ में हैं। मेरा हमेशा कहना रहा है कि ये जितने भी धंधेबाज नेता हैं, चाहे शरद पवार रहे हों या दूसरे नेता रहे हों, उनमें से इनसे आप समाज के, देश की कोई भलाई की बात नहीं कर सकते हो। ये लोग अपनी गर्दन बचा रहे हैं, अपने धंधे के लिए राजनीति कर रहे हैं। शरद पवार आज की तारीख में महाराष्ट्र में एक चीनी माफिया का बोला जा सकता है कि बड़े स्तर पर शुगर मिल है शरद पवार की। और शरद पवार जो है, नरेंद्र मोदी पहली बार मंच पर शेर नहीं हुए। नरेंद्र मोदी की वो कभी तारीफ करना लगेंगे, कभी आलोचना करने लगेंगे। और जब विपक्ष ने, विशेष रूप से राहुल गांधी ने अडानी वाले मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी इस मामले को लेकर, तो शरद पवार ने जितना भी विपक्ष ने दबाव बनाया था, देखिए पहली बार कांग्रेस के साथ में पूरा विपक्ष एकजुट था। आम आदमी पार्टी जबकि आलोचना करती थी, आम आदमी पार्टी भी जो है वो विपक्ष के कांग्रेस के साथ में आ चुकी थी। यही शरद पवार जो है वह बोलते हैं कि नहीं इसमें जो है जेपीसी की कोई मांग की जरूरत ही नहीं है। इन्हीं शरद पवार ने बोला था। और खुद व्यक्तिगत रूप से अडानी जो है, गौतम अडानी, वह शरद पवार से मिलते हैं जाकर, और कुछ अभी तक पता नहीं चला इन लोगों की बातें क्या हुई थी। तो शरद पवार ही नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अभी चुनाव आने दीजिए। विपक्ष में ऐसे कितने दागी नेता हैं, कितने धंधेबाज नेता हैं कि किसी न किसी तरह से दबाव बना के अभी और काफ़ी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी। या ये भी हो सकता है कि ये लोग ना इधर रहेंगे ना उधर रहेंगे, और जब मौका देखेंगे कुछ भी कर सकते हैं। जैसे शरद पवार जो है अभी ये नहीं बोल रहे कि एनडीए के साथ में आ रहे हैं, वो अभी विपक्ष के साथ में ही हैं। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच शेयर कर रहे हो, कभी प्रधानमंत्री की तारीफ करना लगोगे, कभी आलोचना करना लगोगे, तो आप कहाँ विपक्ष के नेता रहे। और लोग तो यही शरद पवार का ढुलमुल रवैया है राजनीति का, कि लोग यहाँ तक कहने लगे हैं कि अजीत पवार को भी शरद पवार ने ही जो है वो शिंदे सरकार में शामिल कराया है, और शरद पवार का ही जो है अजीत पवार को और जो दूसरे नेता हैं छगन भुजबल जो हैं उन्हें बचाने का ये एक तरह से शरद पवार की जो है रणनीति है। मतलब ये अगर कहें तो ये राजनीति का ही हिस्सा है कि दो गुट में पार्टी को करके एक गुट विपक्ष के साथ भी चले और एक गुट सरकार के साथ भी शामिल हो जाए, ऐसे आरोप। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहता हूँ जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि आज की तारीख में देखिए, इसमें कहीं से दो राय नहीं कि सत्ता पक्ष में जो इस समय खेल चल रहा है वो जाति धर्म के नाम पर बांटकर, क्षेत्रवाद के नाम पर बांटकर, आपने देख लिया मणिपुर में जो है स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि सरकार की सह पर वहाँ पर जो है हिंसा हुई। और जो वीडियो वायरल हुए दोनों, वो सीधा प्रमाण है कि 4 मई की घटना जो है रिपोर्ट भी दर्ज हो जाती है, लेकिन जो दंगाई हैं, जो आरोपी हैं, जो दरिंदे हैं, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। और वो वीडियो 19 जुलाई को जब वायरल होती है तब एक्शन होता है, तब गिरफ्तारी होती है। और उसमें भी जो सत्ता पक्ष के लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि भाई ये तो विपक्ष का खेल है, अभी जो है सत्र शुरू होने वाला था तो ये वीडियो वायरल करते। तो क्या ये वीडियो वायरल नहीं होनी चाहिए थी? जो दरिंदगी मणिपुर में हुई है, जिस तरह से आपने देखा 2 महिला को निर्वस्त्र करके और उनके जिस तरह से जननांग को जो छेड़छाड़ करते हुए जो युवक जो है परेड करा रहे हैं उन निर्वस्त्र से। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि यही भारतीय जनता पार्टी, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद की बात करते हैं और सेना की विशेष रूप से बात करते हैं। और उनमें से एक महिला का जो पति है वो सेना में सूबेदार रहा है, कारगिल के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और
उसने रोते हुए बोला कि मैंने देश को बचाया कारगिल में, लेकिन अपनी पत्नी की अस्मिता को नहीं बचा पाया, अपनी पत्नी की इज्जत को नहीं बचा पाया। तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है। और अभी भी संसद में आप देख रहे हैं हंगामा चल रहा है, लेकिन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आकर 2 शब्द जो है संसद में बोलने को तैयार नहीं। ये तो सत्ता पक्ष का रवैया है। और जहाँ तक विपक्ष का रवैया है कि विपक्ष में अभी भी दूसरा कार्यकाल नरेंद्र मोदी को पूरा होने जा रहा है कि यही सत्ता विपक्ष के सारे दल जो है एक भी रैली जिन समस्याओं को लेकर, जनहित के मुद्दों को लेकर, जमीनी मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, जो है महंगाई को लेकर या कानून व्यवस्था को लेकर एक भी बड़ी रैली जो है विपक्ष के दल अभी तक कर नहीं पाए हैं। और जातिगत आंकड़े लगाएंगे, एक वातानुकूलित कमरे में बैठ के जो मीटिंग करेंगे। मैं यदि कहूँ तो इस मीटिंग से, इस तरह की जो है लामबंदी से कोई बदलाव ऐसे नहीं होता है। बदलाव करने के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है। आप देख लीजिए, देश में जब जब बदलाव हुए हैं तब तक सड़कों पर उतरा गया है, नेताओं ने लाठी डंडे खाए हैं। जेपी क्रांति देख लीजिए आप, जेपी क्रांति में 1.5 साल तक जो है नेता जेल में बंद रहे और कितने लाठी खाए, कितने डंडे खाए, तब जाकर बदलाव हुआ। आज के नेता लाठी डंडे खाने से डरते हैं, जेल में जाने से डरते हैं। जो प्रॉपर्टी जो है नेतागिरी में जो है उन्होंने अर्जित की है, उसमें से कोई प्रॉपर्टी ना चली जाए। मतलब एक तरह से उन्होंने ये भी भय कि कहीं ऐसा ना हो जो प्रॉपर्टी हमने जमा कर रखी है वो भी चली जाए। तो ये लोग जो हैं देश समाज से कोई मतलब नहीं है, गर्दन बचा रहे हैं। और ये सारे लोग देखिए विपक्ष में बैठे हुए जितने लोग हैं ये सब आजमाए हुए लोग हैं। आप समाजवादी पार्टी पे आ जाइए, उत्तर प्रदेश में सरकार रही है। आप कांग्रेस पे आ जाइए, यूपीए की 2 बार सरकार रही है, पहले तो रही है, अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी के बाद में सरकार रही है। आप शरद पवार सरकार में रहे ही हैं और अरविंद केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री हैं, ये ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं ये। तो ये तो लोग सब आजमाए हुए लोग हैं, और आजमाए हुए तो क्या कर रहे हैं अपने प्रदेशों में, सब सामने है। तो इस समय देश में यदि आप सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात करेंगे तो विपक्ष में, हालांकि देखिए एक और बात मैं करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद के नाम पर जो राजनीति की देश में, वही राजनीति आज विपक्ष करने निकल चुका है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद की राजनीति से सिवा जनता को बरगलाने के अलावा दूसरा काम नहीं हुआ है। जनता, देश का और समाज का कोई भला उसमें नहीं हुआ है। वही काम जो है विपक्ष जो है करने लगा है। इंडिया शब्द जो रखा है वो सीधा सीधा राष्ट्रवाद का रूप है। और वही वजह है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि राष्ट्रवाद को आगे करके किस तरह से ज़मीनी मुद्दों को दबाया जाता है। और यही वजह है कि इंडिया शब्द से भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप है। हाँ, ये है कि विपक्ष ने जो इंडिया शब्द रखा है उससे काफ़ी मजबूती विपक्ष को मिली है। और बात करें अगर सर्वे की, मीडिया कई जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कई सर्वे भी सामने आ रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है वो चौंकाने वाला आ रहा है। कभी कभी अगर बात करें सर्वे की तो 2 तरह के सर्वे होते हैं। एक तो सरकार जैसा चाहती है जो संचालन होता है उस तरह के सर्वे, और उसके अलावा कई और चैनल्स पर देखें तो सर्वे में ये दिख रहा है कि 55 और 45% का जो मतांतर है, कि 55% जो मत है वो एनडीए गठबंधन के साथ और 45% इंडिया के साथ। तो कहीं ना कहीं जो टक्कर है वो बिल्कुल एकदम टसल रहेगी। और अगर कोई मुद्दा ऐसा आ जाता है चुनाव के वक्त, वो मुद्दे फिर आधारित करेंगे कि क्या परिणाम होता है। देखिए, इसमें कहीं से दो राय नहीं कि इसमें मणिपुर जो प्रकरण है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है वो छवि काफ़ी धूमिल हुई है। और खुद जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो भी ये मानना लगे हैं कम से मणिपुर मामले में प्रधानमंत्री का रुख ठीक नहीं है, क्योंकि बीच में जो वो चुप्पी साधी उन्होंने, और वो बोले नहीं, और आज की तारीख में भी बोलने को तैयार नहीं है। चुनावी मंच से 1-2 बार उन्होंने जिक्र किया, चुनावी मंच से। और वो भी देखिए अभी राजस्थान के मामले में जो प्रधानमंत्री ने बोला कि साहब पति के सामने जो है पत्नी का गैंगरेप हो जाता है। आप राजस्थान के मामले में बोल रहे हैं, मणिपुर में क्या हुआ? पति के सामने जो है वो पत्नी का गैंगरेप होता है और पति विरोध करता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। एक पिता के सामने उसकी बेटी के साथ रेप होता है, पिता विरोध करता है तो पिता की हत्या कर दी जाती है। एक पति के सामने जो उसकी पत्नी को निर्वस्त्र करके परेड कराई जाती है। तो आप मणिपुर पे नहीं बोलेंगे। वही यदि प्रधानमंत्री मणिपुर पे बोल देंगे, ठीक है, आप देखिए आप में इतना विवेक है, इतनी आप यदि नैतिकता है तो आप माफ़ी मांग लीजिए कि भाई मुझसे गलती हुई है। ये कोई मानने को तैयार नहीं देश में कि प्रधानमंत्री जी को जानकारी नहीं थी, क्योंकि एक एक बात की जानकारी जो है यदि कहीं पर दंगे होते, हिंसा होती, वो प्रधानमंत्री गृह मंत्री को होती है।
प्रधानमंत्री होनी तो गृह मंत्री को थी, गृह मंत्री से वो लगातार संपर्क में थे ही। तो ये जो इस समय मणिपुर वाला मामला है उससे प्रधानमंत्री की जो है छवि धमिल हुई। अभी नूह वाला मामला देख लीजिए आप, देश में हो क्या रहा है। जिस देश में रोजगार की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, जिस देश में नेताओं को ये चिंता होनी चाहिए कि भाई यूथ को जो आगे कैसे बढ़ाना है, उस देश में क्या हो रहा है, जाति धर्म के नाम पर मणिपुर देख लीजिए, मिजोरम देख लीजिए। अब उत्तर भारत हरियाणा वो शांति प्रिय प्रदेश माना जाता है, भाईचारे के नाम खबरें कम आती थी वहाँ से। हाँ, भाईचारे के नाम पर पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा जो है वो भाईचारे के नाम पर बड़ा मेल मिलाप होता है। उसमें से हरियाणा में जो है इस तरह की आप नूह में देख लीजिए, मेवात में देख लीजिए, सोना में देख लीजिए, पलवल में देख लीजिए। पलवल में कई झुग्गियाँ जला दी। गुड़गांव में जो है एक निर्माणाधीन मस्जिद थी, धर्मस्थल जो है वहाँ के इमाम की हत्या कर दी गई। नूह में आप देख ही रहे हैं, गाड़ियों को जला दिया जा रहा है और तो हरियाणा जैसे प्रदेश में, शांति प्रिय प्रदेश में ये जो माहौल बना है तो कौन जिम्मेदार है इनका भाई। अभी वहाँ के मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर बोल रहे हैं कि सरकार जो हर व्यक्ति की गारंटी नहीं ले सकती है, सेना या पुलिस हो हर व्यक्ति की गारंटी ले सकती, कौन लेगा? ये तो गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं। गारंटी यदि सरकार नहीं लेगी तो गारंटी कौन लेगा? आपको मुख्यमंत्री बनाया वहाँ का, आप वहाँ के जो है मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री गारंटी नहीं लेगा तो फिर कौन लेगा? तो ये जो इस तरह की जो बातें हो रही है, ऐसा ही मणिपुर में हुआ है। मणिपुर में ये बात सामने निकल के आई कि किसी वहाँ कुकी समुदाय के लड़के ने मुख्यमंत्री को जो है मैसेज किया कि साहब ये दिक्कत है, तो वो बोलते हैं आप तो म्यांमार से आए हुए हैं, आपकी हम लोग क्या करें। मतलब एक तरह से सरकार की सह पर यदि दंगे होंगे, हिंसा होगी तो उस देश का क्या होगा। और वही हो रहा है कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी, आप कोई भी वायलेंस देख लीजिए, अभी जो है कि किसी भी तरह की मामूली लिंचिंग देख लीजिए आप, कहीं पर भी इस तरह के मामले होते हैं, रेप के मामले होते हैं, गैंग रेप के मामले होते हैं, हिंसा कोई होती है जाति धर्म के नाम पर, प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध जाते हैं। प्रधानमंत्री जी का ये काम है भाई। आप जो जिन लोगों को देश समाज से कोई मतलब नहीं रहा और वो दूसरे देश में जाकर रहने लगे, जो भारतीय मूल के NRI लोग हैं, उनसे आपको लगाव है। आप फ्रांस में जाएंगे उनसे बात करेंगे, आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे उन लोगों से बात करेंगे, आप अमेरिका में जाएंगे उन लोगों से बात करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने आपको प्रधानमंत्री बनाया उनके लिए आपके पास समय नहीं है। तो निश्चित रूप से जो है आज की तारीख में जो ये सरकार है, इससे कोई विकास की और देश समाज हित की बात नहीं करी जा सकती है। और मैं तो ये कहूँगा कि आने वाले समय में जो यूथ जो है अपने जो है भविष्य को लेकर चिंतित होना चाहिए था, उस यूथ को जाति धर्म के नाम पर आपस में लड़ाने के लिए सरकार ने लगा दिया है। और विपक्ष भी जो है वो बिल्ली के भाग से चीखा टूटने का इंतजार कर रहा है। अभी कोई ऐसी विपक्ष की जो है किसी मामले में ऐसी तारीफ नहीं की जा सकती जो जनता के लिए कहीं पर जो विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाई हो। तो अगर बात करें चुनावी मुद्दों की, तो कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दे जो हैं हमें जो दिख रही है तस्वीर 2024 की, इन्हीं सारे मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। जनता के जो मुद्दे होते हैं, जो मूलभूत मुद्दे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेहतरीन सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, और अभी नरेंद्र मोदी की सरकार ये दावा भी कर रही है कि जो भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत जो है आगे जा रहा है। तो इन सारे मुद्दों पर, क्योंकि अभी जो भारत की स्थिति बनी है, निश्चित तौर पर इसे मुद्दों के आधार पर, शिक्षकों के आधार पर इसको और आगे ले जाने की कोशिश यदि एक साथ होगी तो बेहतर रहेगा। तो चुनावी मुद्दे कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे ऐसे घटनाक्रम से। देखिए, आप कहीं मत जाइए, मानसून सत्र चल रहा है, संसद में मुझे एक काम ऐसा बता दीजिए जो जनहित का हुआ हो। आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ काम नहीं हो रहा है। विपक्ष कह रही है कि प्रधानमंत्री आकर बोले, और पक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, आप गृह मंत्री से बात कीजिए, चर्चा कीजिए। और इसी बीच स्मृति ईरानी की भी एक तस्वीरें सामने आई कि आग बबूला हो रही है वो। तो मतलब ये जो सत्र चलते हैं, कितने एक लाखों रुपए जो है 1 मिनट के इस सत्र के, संसद सत्र के होते हैं उसमें से। तो ये जो करोड़ों रुपए जो है रोज के जो खर्च हो रहे हैं, ये इनके पिताजी के हैं। ये जो सांसद बैठे हुए हैं, इन्हें शर्म गैरत नाम की नहीं है कि जनता के खून पीसने की कमाई, आज की तारीख में जनता भूखमरी की कगार पर है और ये वहाँ पर ड्रामेबाजी कर रहे हैं जनप्रतिनिधि। अरे वाह, जनता के जनप्रतिनिधि का मतलब क्या है? आप जनता की समस्या उठाइए वहाँ पर। तो आरोप प्रत्यारोप के अलावा वहाँ कुछ होता नहीं। कोई सा भी सत्र उठा के देख लीजिए और ऐसा लगता है कि गली मोहल्ले के नेता से भी ज़्यादा गिर गया है इन सांसदों का स्तर। आप देख लीजिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल वहाँ पर होता है। तो ये जो जनता का पैसे की जो ये लोग फूंक रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं और उड़ा रहे हैं, तो आज की तारीख में जनता आज की तारीख में दिक्कत क्या हो रही है कि लोग जो है बढ़ चुके हैं
कि साहब ये पार्टी मेरी है, बांट दिए, बट नहीं चुके। एक समुदाय के रूप में जातिगत आधार पर बांट दिए, धर्म के नाम पर बांट दिए। और भारतीय जनता पार्टी का तो सारी योजनाएं, सारे उनके बयान, सारे उनके कार्यक्रम, सारे उनके हथकंडे इस चीज़ को लेकर होते हैं कि किसी भी तरह से चुनाव को हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए, और जो हिंदू जो बहुल जो इस समय देश में है, हिंदू का वोट आपको मिल जाए, आपको सत्ता हथियार। और एक मुझे आप भारतीय जनता पार्टी का आप एजेंडा बता दीजिए, एक भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र में मुद्दा बता दीजिए, एक भारतीय जनता पार्टी का काम बता दीजिए जो हिंदू मुस्लिम को लेकर ना होगा। या जितने प्रवक्ता बैठते हैं भारतीय जनता पार्टी के डिबेट में, उनके 3-4 शब्द उनके पास रटे हुए होते हैं, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम और जो है राम, श्री कृष्ण। इनके अलावा आप किसी भी डिबेट में देख लीजिए, आपको कोई शब्द मिलेगा नहीं, घुमा फिरा के वहीं आ जाएंगे। तो ये जो देश में चल रहा है देखिए, राष्ट्रवाद के नाम पर जब जब राजनीति होगी तब तक जनता का नुकसान होगा। जब जब जमीनी मुद्दों के नाम पर राजनीति होगी देश का भला होगा। और राष्ट्रवाद के मुद्दे जो है, भावनात्मक मुद्दे जो हैं, ये जमीनी मुद्दों को कहीं ना कहीं पीछे धकेल देते हैं। और वो काम भारतीय जनता पार्टी करती थी, और वही काम आज की तारीख में विपक्ष जो है वो करने लगा है। इंडिया सब उसी का आपका सामने देख लीजिए। तो कुल मिलाकर ये है कि आज की तारीख में जनता भी करे तो करेगा, जनता के पास कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। और बाद में यही जनता सोचती है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घुमा फिरा के, क्योंकि आज मीडिया पर हाईजैक कर रखा है, एक माहौल बना रखा है कि साहब कुछ भी नहीं है, तो देश समाज के लिए आदमी मेहनत तो कर ही रहा है, तो घुमा फिरा कर वहाँ पर चीज़ आ जाती है। अभी तक मैं नहीं कह सकता हूँ कि विपक्ष की कहीं मुझे मजबूती दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरी परिचर्चा के लिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चरण सिंह राजपूत थे। हमने चर्चा की कि किस तरीके से इंडिया वर्सेस एनडीए की ये जो लड़ाई है आगे चलेगी, और चुनावी जो माहौल बनेगा उसमें कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी जो निष्कर्ष फिलहाल निकल रहा है कि इंडिया और एनडीए दोनों के बीच ही समान मुद्दों को लेकर के ही आगे रणनीति बन रही है, दोनों आगे चल रहे हैं। किन्हीं के पास फिलहाल देश की बेहतरी के लिए कोई ऐसा मुद्दा अभी तक नहीं आया है जो मंच से रखा गया हो। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल